डिस्कस करते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर। चलिए तो फिर बताइए कि साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजी। जब एक पर्सन का माइंड और उसके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है या उसके बारे में हम बात करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम बात करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था वो सोसाइटी के आइडियोलॉजी से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से था, और यहाँ पर जब हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग या फिर एक इंडिविजुअल के माइंड या फिर उनके बिहेवियर के बारे में हम लोग उसके वजह से जो पर्सपेक्टिव्स उन्होंने डेवलप किए जेंडर से रिलेटेड उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी उसके बायोलॉजी दैट मीन्स नेचर और एनवायरनमेंट मतलब नर्चर से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे एक मेन और वुमेन का बायोलॉजी एज वेल एज उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो ये डिफरेंसेस जो होते हैं उनके बीच में, इसके वजह से उनकी जो जेंडर साइकोलॉजी है वो भी अलग तरह से इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे रिसर्च के बाद में ये देखा गया है कि जब एक वुमेन दुखी होती है या सैड होती है, उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये सब कॉमनली पाया जाता है। वेयर एज जब मेंस के केस में ऐसा सेम होता है तो उनमें ज़्यादातर लोगों में आप देखोगे कि अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, एक्सेट्रा जैसे क्वालिटीज़ पाया जा रहा है। ठीक है, ये सब मैन और वुमेन की जो साइकोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हम कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी सबसे पहली थ्योरी होगी एवोल्यूशनरी थ्योरी। सेकेंड थ्योरी है हमारी द बायोसोशल थ्योरी ऑफ जेंडर रोल डेवलपमेंट। थर्ड थियोरी है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी, एंड हमारी फोर्थ थियोरी है जेंडर स्कीमा थ्योरी। तो इन चारों थ्योरीज की मदद से हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी सबसे पहली थ्योरी है दी एवोल्यूशनरी थ्योरी। अब एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या बताती है, चलिए देखते हैं। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट वी हैव इनहेरिटेड आवर बिहेवियर फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारा जो बिहेवियर है वो हमने इनहेराइट किया है हमारे एंसेस्टर्स मतलब हमारे पूर्वजों से। ठीक है, अराउंड 10,000 years ago our ancestors were hunter gatherers. They had to depend on nature for food. करीबन 10,000 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो शिकारी थे। ठीक है, उनको नेचर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था अपना खाना ढूंढने के लिए। सिंस दैट टाइम, ड्यू टू फिजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, द मेन यूज्ड टू गो फॉर हंट एंड फाइंड फूड, whereas women's duty was to nurture child and do the domestic job. उस वक्त में जो भी डिफरेंस था, फिजिकल अपीयरेंस में फिजिकल डिफरेंस था मेन और वुमेन के बीच में, उसके वजह से जो मेन थे वो लोग शिकार के लिए जाते थे, जानवरों के पीछे शिकारी थे वो, और वुमेन क्या करती थी, वो घर पर रहती थी। अगर बच्चे हैं तो उनका देखभाल करती थी, वरना वो बच्चों को जन्म देती थी, घर के जो दूसरे काम होते हैं वो सब करती थी। और इसी तरह से इसी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर ये माना जाता है कि जो मेन है वो बाहर जाकर पैसा कमा के लाएगा और वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है वो घर पर रहकर जो भी डोमेस्टिक जॉब्स होते हैं, घर के काम होते हैं, वो सब संभालेगी। वुमेन को हाउस होल्ड काम के लिए समझा जाता है और मेन को बाहर का जो भी काम रहता है उसके लिए समझा जाता है। क्लियर? तो इस तरह से एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती है। As time elapsed, these gender roles were passed over from one generation to the another. जैसे जैसे वक्त बदलते गया, यही जेंडर रोल्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचते गया। और इन दिस वे टुडे men is expected to be aggressive and competitive and women is expected to be soft and more caring. और इसी तरह से इसी जेंडर रोल्स के ऊपर बेसिस जो हमने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बना लिया है, उसके अकॉर्डिंगली मेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, और जो वुमेन है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा नम्र, सॉफ्ट और केयरिंग नेचर की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बनाया है जेंडर रोल से रिलेटेड, वो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से यहाँ तक आके पहुँचा है। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं बायोसोशल थ्योरी ऑफ जेंडर रोल डेवलपमेंट। किस तरह से जो जेंडर रोल्स हैं हमने डेवलप किया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे थ्रू बायोसोशल थ्योरी। द बायोसोशल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय जॉन मनी एंड एंग एरहार्ट इन 1972। ईयर 1972 में जॉन मनी और एंग एरहार्ट ने बायोसोशल थ्योरी जो है उसको डेवलप किया था। इनके अकॉर्डिंगली ये थ्योरी क्या सजेस्ट करती है, चलिए देखते हैं। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट genetic factors
nature and environmental factors nurture plays a very important role in the gender development of an individual। इस थ्योरी के मुताबिक जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जो हमारा नेचर है, बायोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर है वो, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि हमारा नर्चर के ऊपर किस तरह से हमको पालन पोषण मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों ही बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का जेंडर रोल डेवलप करने में। एक्चुअली ये थियोरी बेस्ड है कुछ केस स्टडीज़ के ऊपर, जहाँ पर बच्चा जेनेटिकली कुछ और होता है और उनको अलग एनवायरनमेंट में अलग तरीके से नर्चर किया जाता है। उसके बेसिस पे वो लोग जो रोल या आइडेंटिटी डेवलप करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फ़ीमेल चाइल्ड है, जेनेटिकली फ़ीमेल है, पर उसके घर वाले उसको एज अ मेल चाइल्ड बड़ा करते हैं। उसको खिलौने जो भी है वो लड़कों वाले दिए जाते हैं, उसको कपड़े भी लड़कों के स्टाइल में ही पहनाए जाते हैं, उसका जो स्टाइल है वो भी लड़कों का, बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी लड़कों के स्टाइल में ही सिखाया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, जब वो बच्ची बड़ी होती है वो खुद को एज अ बॉय ही कंसिडर करती है। तो इसके बाद में ये आप कह सकते हो कि सिर्फ एक बच्चे का जो जेनेटिक फैक्टर है वो ही नहीं, बल्कि जो उसका एनवायरनमेंट है वो भी उसका जेंडर रोल और जेंडर आइडेंटिटी जो है डेवलप करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड जेंडर न्यूट्रल एट बर्थ। जो बच्चे हैं उनका जो जेंडर है वो न्यूट्रल माना जाता है उनके जन्म के बाद से। जेंडर की बात हो रही है, यहाँ पर सेक्स की बात नहीं हो रही है। अगर सेक्स की बात होती तो यहाँ पर उनका जो जेनेटिक फैक्टर या तो वो मेल होते या तो वो फीमेल होते। यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है। जेंडर मतलब जो आपके सोसाइटी के आइडियोलॉजी से कंस्ट्रक्टेड धारणा है, जेंडर रोल्स या आइडेंटिटी। ठीक है, जेंडर जो होता है वो बच्चों का जब जन्म होता है उस वक्त में न्यूट्रल माना जाता है, बिकॉज वो सोसाइटी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है उसके बारे में उनकी जो समझ है वो डेवलप नहीं होती है। बट जैसे ही वो 3 साल के होते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 3, जेंडर आइडेंटिटी एंड एडहेरेंस टू वन जेंडर रोल स्टार्ट्स। अब जो जेंडर आइडेंटिटी है और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी की, वो एक्सेप्ट करना, वो डेवलप करना सीख जाते हैं जब वो 3 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं। क्लियर? सो इस थियोरी के मुताबिक किसी भी इंडिविजुअल का जो जेंडर रोल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है उसके बायोलॉजी पे और उसके सोसाइटी पे। इसी वजह से इस थियोरी को बायोसोशल थियोरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन का जो जेनेटिक फैक्टर है और एनवायरमेंटल फैक्टर है, दोनों ही एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है उसके जेंडर आइडेंटिटी को डेवलप करने में, और जो भी वो जेंडर रोल इस सोसाइटी में फॉलो करता है उस चीज़ को डेवलप करने में। क्लियर? चलिए देखते हैं हमारी अगली थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। Albert Bandura social learning theory explains that gender roles are learned through observation and modeling। एल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि जो सोशल लर्निंग थियोरी है वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है एक इंडिविजुअल जो भी जेंडर रोल डिराइव करता है या डेवलप करता है वो डिपेंड करता है वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है और वो किसको मॉडल कर रहा है। ऐसा वो इसके लिए कहते हैं क्योंकि द चाइल्ड ऑब्जर्व हाउ अदर्स ऑफ द सेम सेक्स बिहेव एंड इमिटेट्स देयर बिहेवियर। एक बच्चा अपने घर में अपने पेरेंट्स को या फिर अपने बड़े भाई बहन को ऑब्जर्व करते हैं, अपने ही सेक्स वाले को, कि वो लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं और उनको वो कॉपी करता है। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल व्हेन इट इज़ रीइंफोर्स्ड थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बाय द पेरेंट्स, पीयर्स एक्सेट्रा। और ये जो उनका बिहेवियर है वो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा तब बन जाता है जब उस बच्चे का पेरेंट हो या फिर पीयर्स हो या भाई बहन हो उनको रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट देते हैं, ठीक है, उसके बदले में, तो उनका जो बिहेवियर है वो पक्का हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एक बच्ची अपनी मम्मी की हेल्प करती है घर का काम करने में, तो मम्मी उससे खुश होकर क्या करती है, उसकी पॉकेट मनी जो है वो बढ़ा देती है या फिर उसे एक न्यू ड्रेस दिलाती है। ठीक है, तो इससे उस बच्चे को ये आइडियोलॉजी, ये पर्सपेक्टिव डेवलप होगी कि अगर मैं अपनी मम्मी की हेल्प करूँगी घर का काम करने में तो मम्मी मुझे न्यू ड्रेस दिलाएगी या फिर मेरी पॉकेट मनी बढ़ा देगी। और अगर एक बच्चा लड़का है वो अपने पापा की हेल्प करता है मार्केट से कोई सब्जी है, ग्रोसरी है वो लेकर आने में, तो
यहाँ पर उसको ये पर्सपेक्टिव डेवलप होती है कि अगर मैंने मेरे पापा की हेल्प की तो मेरे पापा मुझे न्यू बाइक दिलाएंगे या फिर मुझे टॉय खरीद के देंगे, तो इससे वो रिवॉर्ड मिल गया, इस रिवॉर्ड से वो खुश हो जाता है और हमेशा वो अपने पापा की मदद करने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है पनिशमेंट। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो उसके बदले आपको सज़ा दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना रूम साफ़ नहीं रखा है तो आपकी मम्मी आपके ऊपर गुस्सा होगी और कहेगी तुमने अपना रूम साफ़ नहीं रखा है, आज से तुम टीवी नहीं देख पाओगी, या फिर तुमसे तुम्हारा फ़ोन ले लिया जाएगा, या फिर तुम्हारी पॉकेट मनी जो है वो कम कर दी जाएगी, या फिर तुमको बिल्कुल ही कोई पॉकेट मनी नहीं दिलाया जाएगा, या तुमको टॉयज़ नहीं दिलाए जाएगी। तो ऐसे नंबर ऑफ टाइप के पनिशमेंट या रिवॉर्ड्स के थ्रू जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या पीयर्स होते हैं या फिर हमारे सोसाइटी के दूसरे लोग होते हैं, वो हमको हमारा जो जेंडर रोल्स है उसको सीखने में मदद करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा जेंडर रोल है ये डिपेंड करता है हमारे बायोलॉजिकल सेक्स के ऊपर। अगर हम मेल है तो हमसे कुछ और एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर हम फीमेल है तो हमसे कुछ और एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो सोशल लर्निंग थियरी है इसमें मेन फोकस ये किया गया है कि किस तरह से एक बच्चा थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑब्जर्वेशन के बाद में या फिर किसी को इमिटेट करके जो जेंडर रोल है वो सीखता है। क्लियर? सो एल्बर्ट बंडूरा की जो सोशल लर्निंग थियरी है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है रोल ऑफ मॉडलिंग को, जिसके थ्रू एक बच्चा जेंडर आइडेंटिटी जो है वो डेवलप करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी लास्ट थियरी, दैट इज जेंडर स्कीमा थियरी। जेंडर स्कीमा क्या होता है? अ जेंडर स्कीमा इज एन ऑर्गेनाइज सेट ऑफ जेंडर रिलेटेड बिलीव्स दैट इन्फ्लुएंस वंस बिहेवियर। जेंडर स्कीमा एक ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, आपका एक बिलीफ है जिसके थ्रू आपका जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा लड़का है तो उससे ये कहा जाता है कि तुम एक लड़के हो और तुम लड़कों के जैसा रहो, तो उसके अंदर ये पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाती है कि मैं एक लड़का हूं तो मुझे लड़कों के जैसा ही रहना चाहिए, मुझे लड़कों के जैसा ही काम करना चाहिए। वेयरएज़ एक लड़की को ये कहा जाता है कि तुम एक लड़की हो तो लड़की के जैसा ही रहो, तो वो लड़की, वो बच्ची क्या करती है, वो पर्सपेक्टिव, वो आइडियोलॉजी डेवलप कर लेती है कि आई एम अ गर्ल और मुझे एक लड़की के जैसा ही काम करना चाहिए, लड़की के जैसा ही एक्टिविटीज़ जो है वो करना चाहिए। ठीक है, Gender schema theory was introduced by Sandra Bem 1981 and further expanded by Carol Martin and Charles Heverson. Gender schema theory को इंट्रोड्यूस किया था सैंड्रा बेम ने और इसको आगे बढ़ाया कैरोल मार्टिन और चार्ल्स हेवर्सन ने। This theory suggests that children learn what it means to be a male or a female from their interaction with the society. ये थियोरी ये सजेस्ट करती है एक बच्चा क्या होता है एक मेल होना या फिर क्या होता है एक फीमेल होना, ये उनका जो इंटरेक्शन होता है उनके समाज में दूसरे जो अन्य लोग होते हैं उसके बाद में वो लोग डेवलप करना सीख जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, चिल्ड्रन फर्स्ट फॉर्म अ जेंडर आइडेंटिटी एंड देन फॉर्म जेंडर स्कीमास। इस थियोरी के अकॉर्डिंगली जो बच्चा है सबसे पहला तो जो जेंडर आइडेंटिटी है उसका जो पहचान है वो डेवलप करता है, उसके बाद में जेंडर स्कीमा। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, अब हर एक बच्चे ने ऑब्जर्व तो इतना कर लिया है कि मेल कैसे ड्रेसिंग करते हैं और एक फीमेल कैसे ड्रेसिंग करते हैं, तो एक बच्चे को उसके ऑपोजिट सेक्स का जो ड्रेसिंग होता है या ड्रेसेस है वो दिया गया है और उसे कहा जाता है कि इसमें से कोई भी एक ड्रेस आप सिलेक्ट करो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, उसकी जेंडर आइडेंटिटी आएगी। अगर वो लड़का है और उसके सामने लड़कियों के कपड़े दिए जाते हैं तो वो रिफ्यूज़ करेगा, वो कहेगा कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा क्योंकि मैं तो एक लड़का हूँ। तो यहाँ पर उसका जो जेंडर स्कीमा है वो काम आएगा। ठीक है, अगर आप एक 7 साल के बच्चे को, स्कूल जा रहा है, लड़का है, आप उसको एक पिंक कलर का पेंसिल बॉक्स ला कर देते हो या फिर पिंक कलर का बैग ला कर देते हो, तो आप देखना कि वो बच्चा कभी भी वो पिंक कलर का पेंसिल बॉक्स या फिर वो बैग है वो स्कूल लेके जाने के लिए रेडी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो पिंक कलर है वो लड़कियों का कलर है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले तो उसने क्या जेंडर आइडेंटिटी डेवलप किया है कि वो एक लड़का है। अगर वो लड़का है तो उसको दूसरा चीज़ क्या करना चाहिए, लड़कों वाले ही काम करने चाहिए, लड़कों वाले ही कलर जो है वो चूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब आपको जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर स्कीमा क्या होता है समझ में आया।
तो एक बच्चा सबसे पहले बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन जेंडर आइडेंटिटी डेवलप करता है, और जेंडर आइडेंटिटी डेवलप करने के बाद में जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो सिलेक्ट करता है वो होता है उसका जेंडर स्कीमा। क्लियर? तो इस थियोरी में फोकस इस चीज़ पे किया जाता है कि जो बच्चे हैं वो जो खुद की पहचान बनाने की कोशिश है या फिर जो जेंडर आइडेंटिटी को डेवलप करने की कोशिश है उसमें बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपनी जेंडर आइडेंटिटी को स्ट्रक्चर करने में अपनी एक्सपीरियंस की बेसिस पे। क्लियर? हर एक पर्सन का जो जेंडर स्कीमा है उसके हर एक एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल एक लड़की है, अगर उसको ये पता है कि उसके जेंडर स्कीमा के अकॉर्डिंगली लड़कियों का शाम के बाद घर से बाहर जाना सही नहीं है और सेफ़ नहीं है, तो अगर उसके क्लासमेट शाम को 8 बजे के बाद कोई मूवी ये सब प्लान करते हैं तो वो रिफ्यूज़ करती है उस मूवी को देखने के लिए। लेकिन अगर वही सेम मूवी अगर वो लोग दोपहर के 12 बजे करती है, सुबह के 8 बजे करते तो वो जाने के लिए रेडी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी जो जेंडर स्कीमा है कि लड़कियों का शाम को 8 बजे के बाद बाहर जाना सेफ़ नहीं है और सही नहीं है, वो उसके एक्शन को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है? तो ये है जेंडर स्कीमा, जिसके थ्रू आपके जो एक्शंस है, जिसके थ्रू आपके जो एक्टिविटीज़ है वो सारे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बेसिकली जेंडर स्कीमा क्या है? एक ऑर्गेनाइज सेट है जिसको आप फॉलो करते हुए अपने रोल्स आप निभाते हो इस सोसाइटी में रहने के लिए।